जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य और असम हर साल बाढ़ में क्यों डूब जाता है, बाढ़ आने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी नदियां हैं जो बाढ़ को ले आती हैं। और आप ये देखे होंगे कि कुछ नदियां बाढ़ लाती हैं और कुछ नदियां बाढ़ नहीं लाती हैं। अतः ये बाढ़ लाने के पीछे कारण क्या है और कौन सा नेचुरल कारण है और कौन सा कारण जो हम लोग के कारण बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ को रोकने के ठोस उपाय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल से अपना घर बनाते हैं और एक एक पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाते हैं, और बाढ़ आता है ना तो इस तरह से गांव का गांव उजाड़ के चला जाता है। लाखों लोग बेघर होते हैं। अभी 40 लाख के आसपास लोगों को पूर्वोत्तर राज्य असम बिहार में के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक डाटा के अनुसार यह सामने आया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और असम के जो अन्य नेशनल पार्क है उसमें जो जानवरों की जान गई है वो पोचर्स यानी जो जंगली जानवर के मतलब स्मगलर होते हैं उनसे ज्यादा जान तो इस बाढ़ ने उनकी जान ले ली है। पहले समझते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो असम के एरिया में है ये बाढ़ कैसे लाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका ओरिजिन होता है चाइना के तिब्बत में। यहां पर इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी या प्योंगयांग के नाम से जानते हैं इस नदी को। अब ये जब आगे बढ़ती है तो ये इस डायरेक्शन में होते हुए डायरेक्ट ये यहां से घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, और जब ये असम के तिनसुकिया में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। अब इस ब्रह्मपुत्र की सबसे खराबी क्या है कि जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत की जो ऊंचाई है 5000 मीटर है और असम का जो ऊंचाई है वो लगभग 100 मीटर है। अब आप बताइए 5000 मीटर से अगर 100 मीटर पे कोई नदियां आएंगी तो कितनी भयानक रफ्तार होगी, और इस रफ्तार के साथ साथ ये मिट्टी को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ेगी, जिस वजह से इसकी तलहटी में बहुत ज्यादा गाद या सिल्ट जमा हो जाएगा, जिस वजह से पानी नीचे नहीं रह पाएगा और अगल बगल के एरिया में फैल जाएगा। अब ये असम में तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की तो कोई कमी नहीं थी, इसमें और पानी डालने का काम कौन कर देता है? इसकी सहायक नदियां। अब आप नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, यहां मेघालय है, यहां पे अगर आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो साइड के जो एरिया है ये पूरी तरह से पहाड़ वाले एरिया है सब। अब यहां पे तो बाढ़ आने की समस्या नहीं रहेगी ये साइड वाले एरिया में, क्योंकि ये वाले जो साइड वाले एरिया है ये हो गए पहाड़, ये मेघालय भी हो गया पहाड़। अब बीच में फंस जाता है यहाँ असम। असम को ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। अब यहां पर इसकी कई सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं। यहां से आपकी लोहित नदी मिल जाती है, यहाँ पे सुब्रनासरी नदी आकर यहाँ मिलती है, यही इसमें एक और नदी दानसरी नदी आके मिलती है, यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान के पास से एक और नदी मिलती है, मानस नदी मिल जाती है, यहाँ पे संकोच नदी इसमें आके मिल जाती है, और बांग्लादेश में जाके इसमें एक तीस्ता नदी भी मिलती है, लेकिन वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडिया में ही देख रहे हैं आप इस नदियों में कितनी ज्यादा इसकी सहायक नदियां हैं, सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसकी पानी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, और ये 5000 मीटर से उतरने की वजह से इतना कचरा लेके आई रहती है कि इसकी तलहटी में इन पानियों को रखने का जगह नहीं होता, ये अगल बगल में पूरी तरह से फैल जाती है। ये असम में जो बाढ़ की समस्या थी वो 1950 में कुछ ज्यादा हो गई। 1950 के दशक में यहाँ एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिस वजह से यहाँ के टेक्टोनिक प्लेट में थोड़ी सी फेरबदल हो गई। उस वजह से यहाँ पर जो दरारें थी वो सब खिसक गई और ये यहाँ पर बाढ़ की समस्या कुछ ज्यादा आने लगी ये भूकंप के बाद से। इन बाढ़ से अरुणाचल प्रदेश इसलिए बच जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से पहाड़ है, नागालैंड भी बच जाता है, मणिपुर बच जाता है, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय बच जाते हैं। अब इसमें घिर कौन जाता है? तो बीच वाला जो व्हाइट वाला एरिया है ये घिर जाता है। अब ये एरिया जो असम है ये पूरी तरह से पैक हो जाता है चारों ओर से पहाड़ से। अब ये भूटान भी पूरी तरह से पहाड़ है, ये पूरा तरह से लबालब हो जाता है बाढ़ की वजह से, और ये हमेशा हर साल यहाँ समस्या आ जाती है असम में और बिहार में। तो ये असम में बाढ़ लाने वाली नदी में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र हो गई। अब बिहार में देखते हैं कि कौन सी नदी बाढ़ लाती है। देखिए, अगर आप बिहार को भी देखेंगे ज्योग्राफिकली तो बिहार जो है इसके ऊपर ये वाला आपका देश हो गया आपका नेपाल। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ है, और बिहार के नीचे ये झारखंड है। झारखंड जो है वो भी तो पहाड़ी पठारी एरिया है, वो भी ऊंचा एरिया है। तो नेपाल से भी पानी जो आएगा वो बिहार की ओर आएगा, और झारखंड से भी जो नदियां पानी लाएंगे बिहार में पलट देंगे। और ज्योग्राफिकली देखेंगे पूरा हिंदुस्तान का ऊपरी भाग तो वो पूरब की ओर ऐसे झुका हुआ है इस तरह से। तो यूपी से भी जितनी नदियां हैं उसका भी टोटल का टोटल पानी कहां चला आएगा? बिहार में। अब ये बिहार में चारों ओर से पानी आ जाता है तो बिहार इस तरह से धंसा हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी धंसा हुआ है और नीचे से भी धंसा हुआ है, और इधर का पश्चिमी भाग उठा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी नदियां इस डायरेक्शन में आने लगती हैं। बिहार का जो निचला भाग है वहां की जो नदियां हैं वो बाढ़ नहीं लाती हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता है, वो बहुत ही बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ से नहीं निकलती हैं, वो झारखंड से निकलती हैं। इसमें आप देखेंगे तो करमनासा नदी इस साइड में है, और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल और यहाँ अजय नदियां ये नीचे से जाके इसमें पानी मिला देती हैं, लेकिन ये बाढ़ लाती नहीं है। गंगा में बाढ़ लाने में मदद कर देती हैं, क्योंकि ये बीचों बीच से जो नदी गुजर रही है वो गंगा नदी है। गंगा नदी
नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांट देती है। इस गंगा नदी में खुद ही पानी लबालब होता है और ये नदियां जाके उसमें पानी और मिला देती है, जिस वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो सबसे घातक काम करती है वो नेपाल से आने वाली नदियां करती है। यहां देखेंगे तो सरयू नदी, जो जिसको आगे जाके घाघरा भी बोलते हैं, तो ये सरयू नदी सारण जिला में आके मिल जाती है आपकी गंगा नदी में, और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी मिला देती है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी इसमें पूरा पानी मिला देती है। गंडक की वजह से इस एरिया में पूरी तरह से बाढ़ आ जाता है। गंडक के बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंगा में पानी मिला देती है, तो ये एरिया पूरी तरह से ये गंडक के कारण बाढ़ में डूब जाता है। इसके इधर देखेंगे तो ये बागमती नदी है। बागमती नदी डायरेक्ट गंगा में न मिलकर कोसी में मिलती है, और ये कमला नदी, ये दोनों पानी बहुत ज्यादा लाती हैं और कोसी में मिला देती हैं। कोसी में ऑलरेडी पानी रहता है और कोसी में ये बागमती और कमला नदी पानी मिला देती है। कोसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोसी की ओरिजिन होती है वो नेपाल से, और जब वहां से चलती है तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है। यहां आपको हम ग्रीन कलर से डॉटेड कई तो लाइन दिखाएं, वो पूरा एरिया कोसी का है, कभी इस डायरेक्शन से जाएगी तो कभी उस डायरेक्शन से जाएगी। ये इतना ज्यादा रास्ता बदलती है कि इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बाढ़ लाती है, और रास्ता बदल लेने की वजह से इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि इस पर कोई भरोसा नहीं रहता किस डायरेक्शन में जाएगी। तो लोग मान लीजिए इस साइड में बसे हैं और इस बार नदी इधर से गई तो अगली बार इधर से चली जाएगी, तो बहुत ही बड़े मात्रा में ये डिस्प्लेसमेंट करती है, और यहां से आ जाती है महानंदा नदी। तो ये बिहार की जो नदियां हैं, उत्तरी बिहार तो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। जो आपको ये समस्या भले लग रहा होगा कि ये बाढ़ की समस्या है ये कुछ महीने की, लेकिन इसी वजह से उत्तर बिहार में कोई इंडस्ट्रियल, कोई बड़ी कंपनी नहीं आती है। जानबूझ के उसको पता है कि बाढ़ के समय हमको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो ये अगर इन बाढ़ की समस्या पर परमानेंट उपाय नहीं करेंगे तो उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर राज्य कभी डेवलप नहीं करेगा। तो ये उन लोग के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है इसको परमानेंट इलाज ना करके। अब ये बाढ़ कुछ ही नदियां क्यों लाती हैं इसको समझिए। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियां बहुत हाइट से निकलती हैं, इस वजह से उनके अंदर फ्लो बहुत तेज होता है, और फ्लो तेज होने की वजह से उनमें अपर्दन यानी इरोजन की क्रिया बहुत तेज होती है। और हम लोग क्या किए हैं कि डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा किए हैं, जंगलों को काट दिए हैं कि मिट्टी में जो अपनी शक्ति थी वो खो गई है। अब मान लीजिए बाढ़ का पानी इसमें घुसेगा तो यहां की तो पूरी मिट्टी काट ले जाएगा, लेकिन जो जंगल के अंदर की मिट्टी है वो उतना नहीं काट पाएगा। तो यहां से तो मिट्टी काट के लेके चला गया। अब ये जो मिट्टी काट के ले जाएगा ये कहां ले जाएगा? नदी के बीच में भरेगा। नदी का तल जहां पानी रहना चाहिए वहां मिट्टी भर गया तो पानी बाहर आ जाता है। तो हम लोग की ये गलती है डिफॉरेस्टेशन, जिस वजह से नदियों में गाद यानी कचरा बढ़ रहा है। नदियों का ये कचरा इतना ज्यादा है, आप कल्पना कीजिए कि नदियां बीच बीच में एक तो टापू बना देती है। आप अगर पटना एंट्री करिएगा गांधी सेतु से जैसे पार करेंगे, बीच में आपको एक तो टापू मिलेगा इन्हीं कचड़ों की वजह से, ये जो बीच में सिल्ट है। और असम में अगर देखेंगे तो मांजुली एक पूरा दुनिया का सबसे बड़ा नदी में स्थित आइलैंड यानी द्वीप बन गया है, जो इसी सिल्ट की वजह से बन गया है। ये सिल्ट काफी मतलब उर्वरक भी होते हैं, क्योंकि हर जगह से ये ऊपरी परत को छांट के लेते आते हैं। ये कितना कचरा लाती हैं सब ये नदियां। अब सोचिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस एरिया में वो कितना कचरा लाती है, 2.2 मिलियन टन इतना कचरा पर डे, एक दिन में ले आती है इतना कचरा। अब आप इसको अंदाजा लगाइए कि इस जो मिट्टी को ले आ रही है, इतनी मिट्टी को अगर उठाना है तो हर दिन आपको 1 लाख से ज्यादा ट्रक की जरूरत पड़ेगी इतनी मिट्टी को ले जाने के लिए। मिट्टी का जमाव जो है वो इन नदियों की सबसे बड़ी समस्या है, कि जिस वजह से इनका तलहटी भर जाता है और वो पूरी तरह से बाढ़ में तब्दील हो जाती है। अगर ये मिट्टी नहीं रहता तो 2.2 मिलियन लीटर पानी वहां रहता, जो पानी शहर में घुस गया, गांव में घुस गया, वो कहां आ जाता है? इन मिट्टियों के जगह पर। अब चर्चा करते हैं कि बाढ़ को रोका कैसे जाएगा। भाई समस्या है तो उसका समाधान तो कंफर्म होगा। देखिए बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही, लेकिन बाढ़ को एक आपदा बनने से आप रोक सकते हैं। जनजीवन को लॉस नहीं होगा, उसे कंट्रोल लेवल में कर सकते हैं, जिसके कुछ उपाय हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए जो शहरी एरिया होता है, बड़े से शहर होते हैं, उनके पास इतना पानी वेस्टेज होता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह में जो नहाने धोने में पानी जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह, इन पानी को हम नदी नाले के माध्यम से नदी में जोड़ देते हैं, जिस वजह से नदी का जो जलस्तर है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए उनके पास जगह कहां छोड़े? हम लोग शहर वाले ने उसमें कचरा भर दिए वहां पे। तो इसके लिए एक स्पॉन्ज सिटी का एक नया थ्योरी है। स्पॉन्ज सिटी ऐसे शहर को बोलते हैं जो शहर अपने द्वारा निकाले गए पानी जो है, वेस्टेज है, उसको बाहर जाने ही नहीं देता है, बल्कि रिफिल करके दोबारा यूज कर लेता है। इससे क्या होता है कि नदी नालों को एक खास जगह पर शहर के चारों ओर 30-40 बड़े बड़े जलाशय बना दिए जाते हैं, रिजर्वायर, उसी में ये पानी स्टोर रहता है। और उस पानी को रिसाइकिल करके जो सड़कों की धुलाई है, बाथरूम है, या फिर जो रेलवे स्टेशन पे जो भी है बाथरूम वगैरह का जो पानी की सप्लाई उसमें दे दिए जाते हैं, जो गार्डनिंग यानी जो बागीचे में फूल वगैरह दिए जाते हैं उसमें दे दिए जाएंगे। आप देखेंगे सड़कों के बीच बीच में फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं, उसमें पानी कहां से देंगे आप? अच्छा पानी थोड़ी दीजिएगा। तो जो वेस्टेज पानी है उसी को यूज कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे देश के जितने भी जिला हैं, उन जिला या जो बड़े शहर हैं, उनका पानी नदी में नहीं जाएगा, जिससे कि नदी का लेवल नीचे रहेगा और वो बाढ़ के पानी को रोक सके। तो स्पॉन्ज सिटी को हमको बनाना चाहिए। हम लोग स्पॉन्ज सिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपना पानी को निकालने का खुद एक रास्ता देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो आजकल जो सड़कें बना रही है, कंक्रीट की सड़कें नॉर्मल, उसके जगह पर स्पॉन्ज सिटी में क्या किया जा रहा है, पोरस अल्फेट सड़कों को बनाया जा रहा है। ये एक खास मटेरियल की बनी होती है जो बरसात
के पानी को लगने ही नहीं देती है, सीधे नीचे भेज देती है। इसमें छोटे छोटे दरार होते हैं, नीचे भेज देती है। और नीचे भेजने के बाद इसमें एक वेल स्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम होता है जो इन पानी को सड़कों से ले आके और जहां जहां पॉन्ड बनाया गया है वहां पर स्टोर कर देता है, जिस वजह से ये सड़क भी गीली नहीं रहती है और सड़क का भी लाइफ आगे बढ़ जाता है। इन सड़कों की डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि ये पानी के बूंद को नीचे लेके चले जाते हैं और पूरा सड़क सूखा ही रहेगा और नीचे से इसका एक ड्रेनेज पैटर्न होता है जो आगे जाके स्टोर कर लेते हैं इन पानियों को। नदियों में जलस्तर को नीचे रखने के लिए हमें फॉरेस्टेशन, वन को जरूर लगाना पड़ेगा, वरना ये इतना कचरा काटेगा और नदी में जाएगा जिससे कि नदी का लेवल ऊंचा उठ जाएगा। और इन कचड़ों को मान लीजिए आप हर जगह जंगल तो लगा नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए खड़ा ढलाव है, यहाँ पेड़ कैसे लगाएंगे, वही लेके गिर जाएगा। तो इसके लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय है वेटिवर ग्रास। ये वेटिवर ग्रास बहुत अच्छा है, इसकी दो विशेषता, ये पानी बहुत ज्यादा सोखता है और मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है इनकी जड़ें, जिस वजह से बरसात के वक्त में ये मिट्टी कटेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे की मिट्टी कट जाएगी लेकिन यहाँ की मिट्टी नहीं कटने देगा। और इन घास को जानवर भी आराम से खा सकते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है और ये बहुत जल्दी से दोबारा ये बन जाते हैं। तो आप यहां जानवरों का भी चारा का प्रयोग कर लेंगे और अपनी मिट्टी को भी कटने से रोक सकते हैं ताकि नदियों का लेवल जो है वो ऊपर ना आए। इस बार जो हम लोग ने खास समस्या जो देखा वो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो असम का था, उसमें क्या देखे कि जब बाढ़ आता था इन नेशनल पार्क में तो बाढ़ आना भी जरूरी था। असम का एक तरह का ये कल्चर है कि हल्का बाढ़ असम के लिए ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो बहुत खराब है असम के लिए, क्योंकि बाढ़ आने से मिट्टियां नहीं हो जाती है। लेकिन एक्सेस आ गया तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वहां के जो जानवर थे वो हाइट पे चले जाते थे। इनको भी पता था कि भाई बाढ़ आएगा, हाइट पे चले जाएंगे, लेकिन इस बार जो बाढ़ का पानी था इतना ऊपर चला गया। अब आप बताइए ये इसके ऊपर जाएंगे तो ये तो छोटा छोटा डूबिया जाएगा सब यहाँ पे, तो डूबने से बहुत सारे जानवरों की मौत हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, एक इमरजेंसी प्लान के तहत जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वहां जानवरों की संख्या के हिसाब से हमें खुद से एक बहुत ऊंचा जगह मिट्टी से भर के बना देना चाहिए था। और मई जून के महीने में यहां पर कुछ खाने वाला सामान रख देना चाहिए ऊंचे जगहों पे, ताकि इन जानवरों को वहां जाने का एक हैबिट लग सके, ताकि बरसात के समय, बाढ़ के समय ये ऊंचाई को खोजने में इन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि इन्हें खाना खोजने की तलाश में वहां जाने की आदत है। ये इमरजेंसी एग्जिट प्लान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बाढ़ आ गया, लोग डूबने लगे, तो अब सोचा जाता है अरे बाप रे अब क्या करें, तब तो कुछ नहीं करिएगा, झेलिए चुपचाप। जो पानी है ना ये छोटा मोटा चीज नहीं है, इसे रिजर्व एक जगह स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी नदियों पे बड़े बड़े बांध बना के रिजर्वायर बनाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत हैवी बांध बना के मतलब बिजली बनाने लगी उससे, क्योंकि बिजली बनाने के लिए नदी की रफ्तार भी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी ज्यादा है, उतना भयानक रफ्तार नहीं है, स्पेशली इंडिया की ओर। चाइना में उसका रफ्तार है क्योंकि हाइट पे, इंडिया में रफ्तार नहीं है। तो भारत सरकार को यहां पर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना देना चाहिए। अब देखिए इतना पानी ये रोक के रखा है, अगर इस पानी को ये बांध हटा दीजिएगा तो अचानक जाएगा, ये एरिया कंफर्म है बाढ़ में डूब जाएगा। लेकिन यहां पे क्या किया गया है, एक रास्ता खोला गया है, धीरे धीरे पानी जाएगा। देखिए जितना बाढ़ में पानी आता है उससे डबल पानी आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक कंट्रोल वे में छोड़िए, वो निकलते जाएगा। लेकिन बाढ़ में क्या होता है कि पानी जो होता है अचानक आ जाता है और धीरे धीरे पास होता है, जिस वजह से बाढ़ आ जाती है। तो अगर हम यहां से बांध बनाए रहेंगे ये वाली, तो पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतना बांध होना चाहिए कि भैया 2 महीने पानी को रोक सके। तो जुलाई अगस्त ये बेसिकली बाढ़ का यही सीजन होता है, तो यहां से धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। इस पर भी वर्क करना चाहिए। हमारे यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर इस तरह के बांध का बहुत अभाव है। किसी भी शहर को बाढ़ से डूबने से बचाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है इंबैंकमेंट यानी तटबंध। अब इस तटबंध का कितना फायदा होता है आप अंदाजा लगाइए कि डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके किनारे किनारे तटबंध है, तो जहां पूरा आसाम बाढ़ से भयानक त्रस्त है, वहीं डिब्रूगढ़ में स्थिति एकदम खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत वो कंट्रोल में है। तो डिब्रूगढ़ बांध से कैसे बच गया बाढ़ से, तो डिब्रूगढ़ ने क्या किया, अपने चारों ओर बाढ़ लगा दिया था, इंबैंकमेंट लगा दिया नदी के किनारे। अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इंडिया में कि जो बाढ़ पीड़ित एरिया है वहां अधिकारी और ठेकेदार क्या करते हैं, जानबूझ के कच्चे बांध बनाते हैं, नदियों के किनारे बांध कच्चे बनाते हैं। हर साल टूटेगा, हर साल पैसा आएगा, मरम्मत के लिए पैसा आएगा, वो फिर कमाएंगे, फिर ठेकेदार को होगा। ये जानबूझ के करते हैं। बांध जो बनाना है ये इंबैंकमेंट, इसमें 2 चीज का ख्याल रखा जाता है। नदी से सट के आप बांध बनाएंगे तो नदी का पानी उफनेगा, इसको तोड़ देगा। तो आपको ऑलरेडी अंदाजा लगाना चाहिए कि नॉर्मली नदी कितनी बाहर आएगी, उसके बाद बांध को बनाना चाहिए इंबैंकमेंट, जो भी आप 10-15 किलोमीटर लंबा बनाते हैं इसे मिट्टी लगा के। अब ये मिट्टी का बांध आप बताइए, अगर ये नदी ओवरफ्लो होगी तो इसको छोड़ेगी, तोड़ देगी। और इस इंबैंकमेंट की सबसे खराबी क्या है, आप लाख किलोमीटर लंबा भी क्यों ना बना दे, एक जगह से जहां टूटा कि पूरा पानी शहर में घुस जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो पत्थर हैं उनको पत्थर को यहां लगाना चाहिए और उन पत्थरों को जाली में बंद करके रखना चाहिए। एक जाली आती है, जो पटना के स्टूडेंट होंगे वो देखे होंगे, आप जाइएगा NIT घाट पे तो घाट के किनारे जो पत्थर रखा गया उसे जाली में रखा गया है। जैसे यहां देख रहे होंगे सजा के पत्थर को, यहां जाली में रखा गया है। अब आप बताइए नदी का बहाव कितना भी तेज रहेगा, इन पत्थरों को तो हटा नहीं सकता, वो
भी ये जालिम है। तो हम लोग क्या करते हैं, कच्ची ये वाले बना देते हैं और सरकार की ओर से पैसा आता है, इस सब का लूट के वो राजा हो जाते हैं, सरकार भी उतना ध्यान नहीं देती है। तो पब्लिक की भी गलती है ना, पब्लिक भी आवाज उतना नहीं उठा पाती। तो बाढ़ पीड़ित एरिया में चुनाव के समय नेता को घुसने नहीं देना चाहिए था वहां पर, कि बाढ़ कैसे आ जाता है। जब तक यहाँ बाढ़ जिंदा रहेगा कोई नेता को घुसने नहीं देंगे, यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ बाढ़ में आके तुम से पैसा बांट के चले जाते हो, इससे हमारा परमानेंट इलाज थोड़ी हो सकता है। तो ये जो एम्बैंकमेंट है इनको पत्थर के बनाने चाहिए थे और वो थोड़ी नदी से दूरी पर, और इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। मई के महीने में ही पूरी तरह से मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, कहीं से खुला तो नहीं है, जिस वजह से नदी का धार सीधे निकल जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा उपाय है जिस पे गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है, वो डबल लॉस कर रही है। कैसे? मान लिया कि ये नदी है, हमने यहाँ एम्बैंकमेंट भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, लेकिन नदी में जो 2 मिलियन टन पर डे कचरा आ रहा है, ये कचरा कहाँ जाएगा भाई? ये तो इसी में रहेगा ना कचरा वहां पे। इस कचरा की वजह से नदी का लेवल जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब पानी जमीन है कि इधर फ्लो करेगा। तो इस पे क्या करना चाहिए? इस कचरे को हटाने के लिए एक जहाज आती है, डोजर बोलते हैं उसे। ये क्या करती है, नीचे से कचरे को उठा के अपने में भर लेती है, और जब ये जहाज का पूरा कैपेसिटी भर जाता है तो एक छोटी सी नाव को यहाँ लगा दिया जाता है, ये यहाँ से इसमें गिरा देती है। अब ये क्या है, ये नाव लेके जा सकता है। इससे डबल फायदा क्या होगा कि ये कचरा हट गया, कचरा हट गया तो इससे देखिए फायदा क्या है कि एक तो बाढ़ की समस्या टल गई, बाढ़ कम आएगा क्योंकि नीचे से जो कचरा हटा है इसमें अब पानी आ जाएगा, तल बढ़ जाएगा। अब इस कचरे को हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक डंपिंग सेंटर बनाना चाहिए। मई जून के महीने में इन नाव को पूरा रेगुलर घुमाते रहिए, 10-10 किलोमीटर पे बांट दीजिए कि भाई 10 किलोमीटर इस नाव का एरिया, 10 किलोमीटर दिन भर में चल ही सकता है वो। और वो क्या करेगा, हर 5-10 किलोमीटर पे एक डंपिंग सेंटर बना देगा जहां उस मिट्टी को वो रख सके ताकि नदी फ्लो हो सके। इसका जो दूसरा फायदा, एक तो बाढ़ से बच गए, दूसरा फायदा समझिए कि ये जो मिट्टी है, इन मिट्टी का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि हम इसे या तो चिमनी वाले को दे सकते हैं, या तो जो जमीन गड्ढा है उसे भरने के लिए दे सकते हैं। चिमनी वाला ईंटा बनाने के लिए क्या करता है, खेती की जमीन को लेता है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ हर साल घर बनते हैं लेकिन जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो ये चिमनी वाले भाई साहब लोग एक मोटा पैसा देते हैं किसान को ताकि वहां की मिट्टी को वो निकाल सके। तो क्या करना चाहिए, इस एरिया में जो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य है, असम वगैरह एरिया, हर 8-10 किलोमीटर पे आपको चिमनी मिल ही जाएगा ये वाला। तो उनको कहना चाहिए कि भैया आप मिट्टी उठाइएगा, यहां से फ्री में मिट्टी ले जाइए। इससे क्या फायदा होगा कि इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आएगा वहां से मिट्टी को ले आने के लिए, लेकिन इनका वो तो पैसा बच जाएगा जो ये किसान को देते थे वहां उनकी मिट्टी काटने के लिए, किसान का खेत भी बच जाएगा, वहां से पैदावार ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो दूसरा फायदा हो गया ये हर 5-10 किलोमीटर पे डंपिंग सेंटर बनाने से। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा इस डोजर जहाज चलाने से वो ये होगा कि हमारी नदियां गहरी हो जाएंगी, तो हम उस पर अपनी नदियों पे ट्रांसपोर्ट के लिए जहाजें ले जा सकते हैं। ये छोटे साइज की होती है नदियों पे चलने वाली जहाज, ये क्या होती है 8 से 10 ट्रक सामान लोड कर लेती हैं। अब इससे देखिए हमारी जो ट्रैफिक है उस पर बोझ कम होगा, और जो ये नदियों से लाने वाला जो भाड़ा होता है वो सड़क से 10 गुना सस्ता होता है। अब जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं पटना में, वो केरला में मिलता है 10 रुपए का। केरला से एक ट्रक अगर पटना आता है तो 1 लाख रुपया वो किराया लेता है। अब आप बताइए कोई व्यापारी है जो नारियल पानी मंगा रहा है, वो तो केरला में खरीदा है 10 रुपए के हिसाब से, अब जब पटना लाएगा तो 1 लाख रुपया किराया दिया है वो ट्रक का, आपको 10 रुपए में देगा? नहीं देगा। तो गरीब आदमी सोचता है कभी हम भी नारियल पानी पीते। इसमें उस गरीब की कोई गलती नहीं है, ना ही उस व्यापारी की गलती है। गलती है तो हमारे नीति निर्देशकों की गलती है, जो नीति बनाते समय ऐसी नीति नहीं बनाते हैं जो अगले 1000 साल तक सक्सेस हो सके। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे, रे चोट्टा करके तो बाढ़ में बचाएगा, यहाँ 1000 साल तक का नीति बना के चलो। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब बताइए दिल्ली में अगर कोई सामान अगर आप दिल्ली से पटना मंगाते हैं तो 70,000 रुपये आप किराया देंगे। अगर नदियों को गहरा करेंगे तो यमुना जी में आप उसको नदी के माध्यम से ले आएंगे, वो इलाहाबाद आ जाएगा, वहां से गंगा के रास्ते पटना में आ जाएगा। वहां पे इतनी इससे आपका 15,000 के आसपास में रेंज से आ सकता है उतना किराया से, क्योंकि पानी वाली जहाज का किराया ज्यादा नहीं लगता है और ये आराम से ले आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग तो इससे 3 फायदा कर सकते हैं, हम 2 ही बोल रहे थे आपको। तो गवर्नमेंट को ये सब नीति बनानी चाहिए ताकि अगले 1000 साल तक के लिए हम इस नीति को बना सके। नदियां गहरी होने से एक और फायदा क्या होगा कि ऊपर का कचरा जो साइड में जमा हो जाता था उसको तो छान लेंगे हम लोग, जो बीच का कचरा है वो जब नीचे निकलेगा तो समुद्र के किनारे जब नदियां आके मिलती हैं तो यहां पर जो कचरे जमा हो जाते हैं इसको साइड साइड में आप देखिए ये एक्स्ट्रा जमीन हो गया। ये एक्स्ट्रा जमीन कहां से आया है, वही जो कचरा है उसको साइड में लगा दिए। इससे क्या होगा, यहां पर हम कछुआ पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो यहां आप इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं। यहां पे आप बढ़िया से समुद्री जीव जंतुओं को रहने के लिए आप आश्रय बना सकते हैं ताकि वो यहां पे आप इसे बना सके। ये आपको एक एक्स्ट्रा जमीन मिल रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जमीन का फायदा आपको लेना चाहिए तब। लेकिन आप क्या करते हैं कि हम लोग ये जो मिट्टी यहाँ समुद्र में आके गिरा है वो हमारे वहीं पे इधर उधर फैल जाता है, जिससे बाढ़ आता है, मिट्टी का भी यूज नहीं हो पाता है। तो ये नीति रखनी चाहिए कि हमें अपना कोस्टल एरिया इससे बढ़ जाए ताकि वो कचरा सीधे समुद्र में जाए, हमारे जो तटीय एरिया है उन्हें वो बढ़ा सके। सबसे जरूरी और क्या उपाय होना चाहिए कि इसमें इसरो को क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होनी चाहिए जो इस बात का प्रॉपर डाटा इकट्ठा करे कि जो 200 किलोमीटर दूर नदी है उसका फ्लो कितना है और आगे बता सके। और एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे आपको सड़क जाम लगी है तुरंत पता चल जाता है, न्यूज तुरंत पता चल जाती है, वैसे बाढ़ का तुरंत पता रखना चाहिए
और तुरंत एरिया को बता देना चाहिए कि भैया ये वाला एरिया इस बार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर मत जाइएगा, यहां बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। उड़ीसा ऐसा स्टेट है जहां हमेशा चक्रवात आते हैं, लेकिन उड़ीसा इस बारे में बहुत बेहतरीन काम किया है। उड़ीसा हर चक्रवात से पहले वहां पर अपनी चेतावनी जारी कर देता है, जिस वजह से वो ह्यूमन का जो लॉस होता है उसको वो बहुत ही कम कर देता है। वो चक्रवात को रोकता नहीं है, लेकिन जो जनहानि है उसे बेहतरीन ढंग से बना लेता है। हम लोग बिहार वालों को और पूर्वोत्तर राज्य वालों को उड़ीसा से सीखना चाहिए, जो इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने लोगों का ध्यान रखता है। वो मरते हुए नहीं छोड़ता है हमारे बिहार और पूर्वोत्तर राज्य असम के गवर्नमेंट की तरह कि भाई आप यहां पे हर साल बाढ़ का इंतजार करते हैं। जिस तरह से चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप देखिएगा ना, बूथ लगा दिया जाता है कि जिसका जिसका वोटर कार्ड नहीं है आके बनवा लो। उसी तरह बाढ़ से पहले गवर्नमेंट को ये लाइफ जैकेट का बूथ लगाना चाहिए कि जिसके पास नहीं है यहां से ले लीजिए, और इसको सब्सिडाइज राइट में बेचना चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति से खरीद सके, क्योंकि ये शौक और आराम की चीज नहीं है, ये जीवन बचाने के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट ना सैटेलाइट डेडिकेट करती है, ना पूरी तरह से उसकी सूचना जारी करती है। आने के बाद लोगों को पता चलता है, सुबह उठे तो देखे भाई साहब बाढ़ आ गया है। यहाँ पर बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने जानवरों को खूंटा में बांधे रहते हैं और बाढ़ आ जाता है, बेचारे डूब के मर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। ये सारी टेक्नोलॉजी किस दिन के लिए है? हम लोगों ने क्या किया, पूर्वोत्तर राज्य के लिए वहां हम नेचुरल ब्यूटी के लिए गए, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर आया हम सब भाग आए। तो हम सब इसके लिए गुनहगार हैं। असम के लोगों के लिए हम गुनहगार हैं। हम लोग वहां पर केवल नेचुरल ब्यूटी, वहां पर जो मनोहर दृश्य होते हैं, जो झरने होते हैं, जो पहाड़ियां होती हैं, उसे तो देखने जाते हैं, लेकिन यहां कौन जाएगा? यहां के लिए हम लोग अन्याय नहीं कर रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश हो जाती है, घुटना तक पानी लग जाता है, तो ये नेशनल मीडिया कवर करती है कि मुंबई में पानी लग गया यहां पर। अरे भाई साहब, हम लोग सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य वालों के साथ। जो हमारे यहाँ मुंबई में सड़कें ठीक रहेंगी, दिल्ली में एकदम एक नंबर सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन ये भी तो हम ही लोग का एरिया है। असम पूर्वोत्तर राज्य हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग उसके साथ क्या करते हैं? सौतेलापन व्यवहार करते हैं। हम गुनहगार हैं इन लोगों के लिए। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है जिससे कि आप बाढ़ को रोक सकते हैं तो उसे कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये सब सारे काम करे तो क्या इससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है? आप ये सोचते होंगे कि ये सब काम में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। भाई साहब, पूर्वोत्तर राज्य में अब तक 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं केवल राहत काम के लिए। अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पर काम करती, इस सारे टेक्नोलॉजी को लाने में करती, रिजर्वायर बनाती, बांध बनाती, तो 32,000 करोड़ से कम पैसे में ही ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक ठोस कदम उठाए, इस टेक्नोलॉजी को लाए, तो इस वीडियो को कम से कम वहां तक पहुंचाइए जो इससे संबंधित मंत्रालय है, जो अधिकारी हैं, ताकि वो सजग हों और इन लोगों के अगले साल या 2-3 साल के अंदर इतना जबरदस्त एक्शन लिया जाए कि अगले 100 साल तक हम बाढ़ से मुक्त हो सके। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।